हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट UPPGT एग्जाम के लिए मिल जाएगा। UPPGT एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें आपको कुछ छूट दी जा रही है। इस कॉम्बो ऑफर में प्रैक्टिस सेट के अलावा समाजशास्त्र के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार PGT एंड बिहार स्टेट परीक्षा के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा एंड इसका भी कॉम्बो ऑफर यहाँ पर है जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। इसमें भी प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स हैं। बात की जाए GIC के एग्जाम की, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है आपके GIC एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का कब होगा, तो ये आपका होली में, मार्च में लगभग होगा एंड इसका समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। GS का पेपर भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर अभी चल रहा है समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट में। यहाँ पर मतलब कि जो प्रैक्टिस सेट है GIC एग्जाम के लिए, इसमें समाजशास्त्र के अलावा जो GS का पेपर फर्स्ट है, इन दोनों के ही प्रैक्टिस सेट को लेकर कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। एंड बात की जाए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस सेट की, तो यहाँ पर GS का जो प्रैक्टिस सेट है GK GS का, तो ये करंट अफेयर्स इसमें अपडेट कर दिया गया है, ये आ चुका है एंड यहाँ पर इसका समाजशास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। कोई भी इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 120 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे एंड ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं इधर, ये सारे टॉपिक्स आपको कराए जा चुके हैं। चलिए देखिए, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे कहलाते हैं। विकल्प यहाँ पर दिया गया है सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सकुल और सांस्कृतिक तत्व। बताइए, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब उन्हें क्या कहा जाएगा? क्या कहेंगे हम? सांस्कृतिक प्रतिमान कहेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर सांस्कृतिक सकुल होगा। ठीक है, सांस्कृतिक सकुल होगा। सभी जितने भी सांस्कृतिक तत्व हैं उनका समग्र ही क्या कहलाता है? सांस्कृतिक सकुल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर सांस्कृतिक प्रतिमान की अगर हम बात करें तो जो कल्चरल पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया है सांस्कृतिक प्रतिमान का। सांस्कृतिक तत्वों के प्रकार्यात्मक रूप से संबंधित सकुल सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण करते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक तत्वों के प्रकार्यात्मक रूप से संबंधित जो सकुल होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं। पहले तो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? सांस्कृतिक तत्व है, और संस्कृति की जो सबसे बड़ी इकाई है उसको हम कहते हैं सांस्कृतिक सकुल। सांस्कृतिक तत्व सांस्कृतिक सकुल का निर्माण करता है, और जब ये सही क्रम में जुड़ते हैं तो ये एक कल्चर पैटर्न का निर्माण करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा दिया गया है। सांस्कृतिक विलंबना की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? ऑकबर्न के द्वारा दिया गया है। किस पुस्तक में दिया गया है? सोशल चेंज। सोशल चेंज कब आती है? सोशल चेंज आती है 1922 में। ठीक है, 1922 में पुस्तक आती है सोशल चेंज। इसमें इन्होंने दो तरह की संस्कृतियों की बात की है, अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति। जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है, ठीक है, अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से अपना अनुकूलन नहीं करती है, नहीं कर पाती है, तो समाज में हमें अव्यवस्था की स्थिति देखने को मिलती है। और यही स्थिति क्या कहलाती है? सांस्कृतिक विलंबना कहलाती है। और यही अव्यवस्था की जो स्थिति है यही सामाजिक परिवर्तन का भी कारण है, सामाजिक परिवर्तन को भी यही जन्म देती है। ठीक है, और सांस्कृतिक तत्व की अगर हम बात करते हैं, जो कि संस्कृति तत्व की संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है, इसकी बात सबसे पहले लेंटन और विस्लर के द्वारा की गई है। ठीक है,
लिंटर और विस्लर ने सबसे पहले सांस्कृतिक तत्व की बात की है। इसे आप इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। सभी सांस्कृतिक तत्व जिसमें भौतिक अभौतिक तत्व शामिल होते हैं, ये सांस्कृतिक सकुल का निर्माण करते हैं। और सांस्कृतिक सकुल क्या है? संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा? सांस्कृतिक सकुल होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम किस विद्वान ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था? यहाँ पर ऑप्शंस में है ऑगबर्न, पार्सन्स, बैट्सन, विस्लर। चलिए बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। सबसे पहले किस विद्वान ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन कल्चर के स्टडी के दौरान किया? ऑगबर्न, पार्सन्स, बैट्सन, विस्लर यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्लॉर्क विस्लर, ठीक है। क्लॉर्क विस्लर ने ही सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की है। याद रखिएगा, सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से पूछा जाए सांस्कृतिक क्षेत्र की बात किसने की है? क्लॉर्क विस्लर ने की है। अब सांस्कृतिक क्षेत्र किसके द्वारा कितने बताए गए हैं? तो अगर हम बात करते हैं क्रोबर की, ठीक है, क्रोबर ने सांस्कृतिक क्षेत्र कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। विस्लर ने कितने बताए हैं? 9 बताए हैं। किम्बॉल यंग ने कितने बताए हैं? 13 बताए हैं। और हर्शकोविट्स ने कितने बताए हैं? 15 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की है। क्लियर? क्रोबर ने 6 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की, विस्लर ने 9 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की, किम्बॉल यंग ने 13 सांस्कृतिक क्षेत्र बताए हैं और हर्शकोविट्स ने 15 सांस्कृतिक क्षेत्र बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस विद्वान ने संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाओं आरण्य, बर्बर एवं सभ्यता की अवस्था का उल्लेख किया है? ऑप्शन है यहाँ पर माल्थस, मॉर्गन, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। बताएं, संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाओं आरण्य, बर्बर एवं सभ्यता की अवस्था का उल्लेख किसने किया है? माल्थस, मॉर्गन, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? मॉर्गन होगा, ठीक है, मॉर्गन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एस.टी. दुबे यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। एस.टी. दुबे ने संस्कृति की अवस्थाएं कितनी बताई थी? 6 अवस्थाएं बताई थी संस्कृति की। ये आपको इससे पहले वाली क्लास जो हुई है उसमें भी बताया गया है। एक तो आदि पाषाण है, ठीक है, आदि पाषाण युग की संस्कृति है। दूसरा अगर हम अवस्था की बात करते हैं, पूरा पाषाण है, नव पाषाण आएगा, फिर नव पाषाण युग, त्राम युग है, कांस्य युग आएगा और फिर लौह युग आएगा, ठीक है। आदि पाषाण युग है, पूरा पाषाण युग है, नव पाषाण युग है, त्राम युग है, कांस्य युग है और लौह युग है। ये एस.सी. दुबे ने 6 संस्कृति की अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। संस्कृति की ये 6 अवस्थाएं हैं, किसने बताई हैं? एस.सी. दुबे ने बताई हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार होता है कहलाता है? ऑप्शन है यहाँ पर सांस्कृतिक प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक संपर्क। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष और अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार होता है, यह कहलाती है। इसे क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक प्रसार कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सांस्कृतिक प्रसार। अच्छा, प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार। प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार का कॉन्सेप्ट किसका है? क्रोबर का है, ठीक है। किसका है? क्रोबर ने दिया है प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार का। एंड हर्शकोविट्स की बात करते हैं तो इन्होंने पर संस्कृति ग्रहण, ठीक है, पर संस्कृति ग्रहण के हर्शकोविट्स ने स्वरूप बताए हैं, ठीक है। हर्शकोविट्स ने स्वरूप बताए हैं
कितने बताए हैं? 6 बताए हैं पर संस्कृति ग्रहण के। एक तो है विरोधात्मक पर संस्कृति ग्रहण, विरोधात्मक पर संस्कृति ग्रहण, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है प्रतिपर संस्कृति ग्रहण, परा संस्कृति ग्रहण एक है, ऐच्छिक है एक, ऐच्छिक पर संस्कृति ग्रहण, सीमांत है, सीमांत पर संस्कृति ग्रहण, और इसके अलावा सुदूरवर्ती है, ठीक है, 6 नंबर का है, सुदूरवर्तीय पर संस्कृति ग्रहण। तो ध्यान रखिएगा, हर्शकोविट्स ने पर संस्कृति ग्रहण के कितने स्वरूप बताए हैं? 6। विरोधात्मक पर संस्कृति ग्रहण, प्रति पर संस्कृति ग्रहण, परा संस्कृति ग्रहण, ऐच्छिक पर संस्कृति ग्रहण, सीमांत पर संस्कृति ग्रहण और सुदूरवर्ती पर संस्कृति ग्रहण। ठीक है, क्लियर? तो इतने जो टाइप्स हैं या हम कहें स्वरूप पर संस्कृति ग्रहण के, ये किसने बताए हैं? हर्शकोविट्स ने बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, उन समूहों की संस्कृति जो विद्यमान प्रतिमान से केवल विभिन्न ही नहीं होती बल्कि इसे चुनौती भी देती है, यह कहलाती है। ऑप्शंस में यहाँ पर दिया गया है विशिष्टताएं, उप संस्कृतियां, विपरीत संस्कृतियां, सांस्कृतिक क्षेत्र। उन समूहों की संस्कृति जो विद्यमान यानी कि मौजूदा प्रतिमान से केवल विभिन्न ही नहीं है बल्कि उसे चुनौती भी देती है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे हम क्या कहेंगे? विपरीत संस्कृतियां कहेंगे। ठीक है, विपरीत संस्कृतियां कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सभ्यता और संस्कृति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और सही बताना है। सही क्या है? यहाँ पर देखिए 4 कथन दिए गए हैं। पहला है सभ्यता संस्कृति की वाहक है, दूसरा है सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है, तीसरा है सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, एंड चौथा है सभ्यता संस्कृति की दिशा को प्रभावित करती है। बताएं सही क्या है यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सभ्यता संस्कृति की वाहक है, सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है और सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और ध्यान रखिएगा, आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बताया गया है, सभ्यता व संस्कृति में अंतर सबसे पहले किसने किया है? अल्फ्रेड वेबर ने किया है। ठीक है, सभ्यता प्लस संस्कृति, सबसे पहले अंतर किसने किया है? सबसे पहले अंतर किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड वेबर ने किया है। अल्फ्रेड वेबर ने किया है। और ध्यान रखिएगा विस्तार पूर्वक, ठीक है, विस्तार पूर्वक किसने समझाया है या विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किसने किया है? तो उसमें किसका नाम आएगा? मैकएवर का। ठीक है, मैकएवन ने विस्तार पूर्वक इसका यानी कि सभ्यता और संस्कृति में क्या किया है? उसका वर्णन किया है। इसे आपको इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में अभिवादन के लिए हाथ जोड़ते हैं, पश्चिमी समाजों में हाथ मिलाते हैं और टोपी उतारते हैं। जापान में शरीर को झुकाया जाता है, यह उदाहरण व्यक्त करता है। विकल्प है यहाँ पर सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, नृजाति केंद्रवाद, संस्कृति ग्रहण। भारत में अभिवादन के लिए हाथ जोड़ते हैं, पश्चिमी समाजों में हाथ मिलाते हैं, टोपी उतारते हैं, जापान में शरीर को झुकाया जाता है, यह उदाहरण किस प्रक्रिया को दर्शाता है, व्यक्त करता है? यहाँ पर सही होगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। और ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की सबसे पहले बात किसने की थी? सर्वप्रथम इसके बात करने वाले कौन है? फ्रेंच बोआज है। ठीक है,
अधिक कार्य किसने किया है अगर पूछा जाए, अधिक कार्य, तो अधिक कार्य किसने किया है, हर्शकोविट्ज ने। और आप देखेंगे जब प्रश्नों को तो फ्रेंच बोआस आपको विकल्प में नहीं दिया गया होगा, हर्शकोविट्ज दिया गया होगा कई बार, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा इस पर काम किया है, इस अवधारणा पर, तो ये अवधारणा उनकी मानी जाती है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले पूछा जाए और हर्शकोविट्ज नहीं होंगे तो आपको फ्रेंच बोआस को ही टिक करना होगा, ठीक है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या होता है कि सभी संस्कृतियों को समान माना जाता है, एक जैसा। कोई भी संस्कृति ना तो बुरी होती है और ना ही अच्छी होती है। और जब हम किसी समाज या किसी समूह का अध्ययन करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसी समाज या उसी समूह की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उसे समझना या उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, या उसे हमें उसी संस्कृति के संदर्भ में उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। इसके ठीक विपरीत क्या होता है, नृजाति केंद्रवाद होता है। जब किसी व्यक्ति जब किसी समूह या समाज का अध्ययन करता है तो आधार अपनी संस्कृति को मानकर करता है, अपनी संस्कृति मूल्यों मानदंडों को आधार मानकर दूसरे समूह या समाज की संस्कृति का उस समाज का अध्ययन करता है। वो पाता है कि जो दूसरे समूह का या दूसरे समाज का जो समाज है या उसका कल्चर है वो क्या है, निम्न दृष्टि का है, निम्न कोटि का है, और उस व्यक्ति का जो कल्चर है वो क्या है, उससे बेहतर है। और निर्जाति केंद्रवाद की अवधारणा क्या है, किसके द्वारा दी गई है, समनर के द्वारा दी गई है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की ये बिल्कुल विपरीत है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है, हम जो कुछ है वह संस्कृति है। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है, मैकेवर, ऑकबर्न, क्रोबर, सोरोकिन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है और हम जो कुछ है वह हमारा कल्चर है। ये किसका कहना है, मैकेवर, ऑकबर्न, क्रोबर, सोरोकिन, यहाँ पर ऑप्शंस है। राइट आंसर यहाँ पर मैकेवर होगा, ठीक है, मैकेवर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इनका एक स्टेटमेंट ये भी कथन आता है कि व्यक्ति या हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते हैं। मैकेवर ने कहा था कि जो संस्कृति है, जब ये कल्चर को परिभाषित करते हैं तो ये कहते हैं कि संस्कृति हमारी आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। संस्कृति व्यक्ति की आंतरिक आवश्यकताओं को की पूर्ति करती है। किसने कहा है संस्कृति के बारे में, मैकेवर ने कहा है, इसे आप याद रखेंगे। और इन्होंने संस्कृति में केवल अभौतिक पक्ष को ही शामिल किया है। जब ये संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति से तात्पर्य इनका अभौतिक पक्ष से है संस्कृति के, ठीक है। संस्कृति के दो प्रकार, भौतिक अभौतिक, किसने बताए थे, ऑकबर्न ने बताए थे। और इन्होंने भौतिक संस्कृति को क्या कहा है, सभ्यता कहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भौतिक संस्कृति को ये सभ्यता कहते हैं मैकेवर। और जब ये संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति से तात्पर्य इनका संस्कृति के अभौतिक पक्ष से है, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है। संस्कृति की प्रकार्यात्मक व्याख्या, मैलोनोवस्की, लय यहाँ पर है, ऑप्शंस यहाँ पर इसको कर लीजिए, लय दिया गया है, सांस्कृतिक लय होगा। ओपलर, थर्ड है यहाँ पर ऑप्शन सी, संस्कृति के प्रतिमान। ऑकबर्न, जीवन शैली की अवधारणा के आधार पर सांस्कृतिक एकीकरण की व्याख्या, रॉबर्ट रेडफील्ड। गलत बताना है, आप सभी जानते हैं, कई बार बताया गया है। संस्कृति के प्रतिमान की बात ऑकबर्न ने नहीं की है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, रूथ बेनेडिक्ट है, इसी के नाम से इनकी पुस्तक भी है। रूथ बेनेडिक्ट का ये कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड की, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या कहा था संस्कृति के बारे में, कि संस्कृति जीवन शैली है। संस्कृति क्या है, जीवन शैली है। और इसके अलावा इनकी संस्कृति से संबंधित एक अवधारणा है स्वायत्त संस्कृति की, ठीक है, स्वायत्त संस्कृति की अवधारणा है, स्वायत्त संस्कृति की अवधारणा है। ये किसने दी है, स्वायत्त संस्कृति की अवधारणा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। कहाँ पर अध्ययन किया है, जरना जनजाति पर, ठीक है,
किस पर अध्ययन किया है? जरना जनजाति पर अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि ये जो जनजाति है, ठीक है, ये आत्मनिर्भर है, इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित है, कम मात्रा में है, और इनका बाहरी दुनिया से कोई किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है, बाहरी दुनिया से ये स्वतंत्र है, इनका किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं है। ये जनजाति क्या है? आत्मनिर्भर है। और ऐसे लोगों की, ऐसे समाज या ऐसी जनजातियों की जो संस्कृति है वो क्या कहलाती है? स्वायत्त संस्कृति कहलाती है। और स्वायत्त संस्कृति का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है सांस्कृतिक समाजशास्त्र? गिलेन एंड गिलेन की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा विकल्प अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? प्रथाएं, मानदंड, धार्मिक अनुष्ठान, संगीत, वाद्य है। देखिए पूछा जा रहा है अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है, तो प्रथाएं, मानदंड, धार्मिक अनुष्ठान ये अभौतिक संस्कृति में आ जाएंगे, संगीत, वाद्य ये भौतिक संस्कृति में आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, एक उपसंस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंध है, समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का वह प्रतिपादन करती है वह क्या है? उसे क्या कहा जाएगा? विकल्प में यहाँ पर है भावपरक संस्कृति, उप संस्कृति, प्रति संस्कृति, यथार्थ संस्कृति। बताएं क्या होगा यहाँ पर? एक उपसंस्कृति है जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंधित है, समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है और जिस वैकल्पिक संस्कृति का वह प्रतिपादन करती है उसे क्या कहा जाएगा? उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रा कल्चर या काउंटर कल्चर कहेंगे। और ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? मिल्टन सिंगर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मिल्टन सिंगर ने यह अवधारणा दी है। और उपसंस्कृति की अगर हम बात करते हैं, उपसंस्कृति की बात किसने की है? मैक्स वेबर ने की है। ठीक है, उपसंस्कृति की बात किसने की है? मैक्स वेबर ने की है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक तथा मानसिक और अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। उपरोक्त कथन किस समाजशास्त्री द्वारा कहा गया है? विकल्प में यहाँ पर मेलानोव्स्की, हॉबहाउस, वेस्टरमार्क, दुर्कीम दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? संस्कृति एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक और मानसिक और अंतिम रूप से बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। संस्कृति को इस तरह से परिभाषित करने वाले कौन है? मेलानोव्स्की हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और संस्कृति का निर्माण किस व्यक्ति ने किया है? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। और संस्कृति किस तरह से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है उसी के संदर्भ में इन्होंने प्रकार यानी कि फंक्शन की भी बात की है। संस्कृति को मानवीय आवश्यकताओं का साधन किसने बताया है? मेलानोव्स्की ने बताया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, चेतनात्मक तथा भावात्मक संस्कृति सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति क्या कहलाती है? चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस में यहाँ पर है आदर्शात्मक संस्कृति, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चेतनात्मक और भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे इसे हम? आदर्शात्मक संस्कृति कहेंगे। तीन तरह की संस्कृतियों की बात सोरोकिन ने की है। ठीक है, किसने की है? सोरोकिन ने की है। और भौतिक अभौतिक संस्कृति की बात किसने की है? ऑगबर्न ने की है। और बात की जाए सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को, तो इन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिया था ये उनका सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत कहलाता है। और इनके इसी सिद्धांत में इन्होंने तीन तरह की संस्कृतियों की बात की थी। और इनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, पेंडुलम का सिद्धांत, उतार चढ़ाव के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये इस तरह से प्रश्न भी पूछा जाता है। सीमाओं का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सामाजिक परिवर्तन शब्द को प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित पेंडुलम का सिद्धांत या सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सीमाओं का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चलिए देखिए, सांस्कृतिक निर्धारणवाद लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट अप्रकट तत्व क्लुखॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिभान हॉबेल। बताइए, देखिए यहाँ पर सही पूछा जा रहा है, क्या होगा सही? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसे फर्स्ट सेकंड कर ले।
यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लोबर एंड क्लूखॉन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लोबर व क्लूखॉन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने संस्कृति की कितनी बताई थी परिभाषाएं हैं, 108। ठीक है, संस्कृति के 108 परिभाषा बताई हैं, मतलब कि परिभाषाओं की बात की है कि इस शब्द की इतनी, यानी इस शब्द से तात्पर्य है संस्कृति की 108 परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इस तरह से एक बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है। एंड क्लूखॉन की अगर हम बात करें, ठीक है, क्लूखॉन की अगर हम बात करें तो इन्होंने संस्कृति को क्या कहा है, संस्कृति जीवन प्रतिमान व जीवन पद्धति है। जीवन प्रतिमान या जीवन पद्धति है, संस्कृति को कहा है क्लूखॉन ने कि संस्कृति जीवन प्रतिमान व जीवन पद्धति है। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप। अब यहाँ पर देखिए, सांस्कृतिक प्रतिमान का कॉन्सेप्ट आपको अभी तक तो याद ही हो गया होगा, बच्चे पहले से भी जानते हैं, कई बार आपको बताया गया है, रूथ बेनेडिक्ट का ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सामाजिक विरासत में प्राप्त विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्तियां, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता आदि को सम्मिलित किया जाता है किसके अंतर्गत। ऑप्शंस में देखिए, भौतिक संस्कृति है, अभौतिक संस्कृति है, चेतनात्मक संस्कृति है और संस्कृति ग्रहण यहाँ पर दिया गया है। विचार, विश्वास, मानदंड जो हमें सामाजिक विरासत में प्राप्त होते हैं, कानून है, मनोवृत्तियां है, रीति रिवाज है, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता सामाजिक विरासत के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं व्यक्ति को, तो इसे हम क्या कहेंगे, किसके अंतर्गत रहेंगे, रखेंगे, या कौन सी संस्कृति कहलाएगी, अभौतिक संस्कृति। ठीक है, ये सभी अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर बताया कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं हैं। अभी आपको बताया गया, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था, क्रोबर एंड क्लूखॉन ने बताया था। ठीक है, क्रोबर एंड क्लूखॉन ने बताया था, यहाँ पर क्या होगा, विकल्प डी होगा। ठीक है, मजूमदार एंड मदान ने संस्कृति को क्या कहा था, संस्कृति जीने का ढंग है। संस्कृति क्या है, जीने का ढंग है, ये मजूमदार के द्वारा बात कही गई है। मैकैवर कहते हैं संस्कृति हमारी आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संस्कृति। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है, संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया। ऑप्शंस हैं हर्शकोविट्स, क्रोबर, एस.सी. दुबे, लिंटन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्रोबर होगा। ठीक है, क्रोबर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। क्रोबर का ये भी कहना था कि संस्कृति के सामने व्यक्ति की स्थिति एक मातहत की है, वह संस्कृति का क्या है, केवल एक एजेंट है, अभिकर्ता मात्र है। ठीक है, तो इस तरह से अगर पूछ लिया जाए कि संस्कृति के सामने व्यक्ति की स्थिति एक अधीनस्थ या मातहत की तरह है, या व्यक्ति संस्कृति का केवल मात्र एजेंट है, अभिकर्ता है, तो इस तरह से अगर स्टेटमेंट देकर पूछ लिया जाता है तो किसका कहना है, क्रोबर का कहना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रूथ बेनेडिक्ट ने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख निम्न में से किन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया। यहाँ पर प्यूब्लो, डोबू, क्वैक्टुअल है, या फिर ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। ये सभी जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों का अध्ययन करके ये इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब रूथ बेनेडिक्ट कॉन्सेप्ट देते हैं सांस्कृतिक प्रतिमान का, तो उन्होंने प्यूब्लो, डोबो, क्वैक्टुअल जनजातियों का अध्ययन किया था। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और संस्कृति की आत्मा, इस नाम से भी इनका कॉन्सेप्ट है। संस्कृति की आत्मा या संस्कृति आत्मा, इस तरह से अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा दी गई है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना तथा इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किया है। और नॉल्ट, टॉयनबी, मैकैवर, गोल्डन विजर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक किसने माना और सभ्यता शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किसने किया है, किसने किया है, गोल्डन विजन ने किया है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और टॉयनबी ने चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया था।
सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया है? अर्नोल्ड टॉयनबी ने दिया है, इसे आपको याद रखना है। एंड कितनी सभ्यताओं का अध्ययन टॉयनबी ने किया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मैकएवर की, तो इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान बताए हैं, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान बताए हैं मैकएवर ने। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सांस्कृतिक पश्चाता के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शंस हैं, भौतिक तथा अभौतिक दोनों ही संस्कृतियां साथ साथ परिवर्तित होती हैं। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्रतर होते हैं। अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है। कभी भौतिक संस्कृति फिर कभी अभौतिक संस्कृति अधिक तेजी से बदलती है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर राइट होगा, भौतिक संस्कृति की अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है, ठीक है। ये सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति कहलाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? ऑप्शंस है यहाँ पर प्रकारवाद, प्रत्यक्षवाद, सांस्कृतिक निर्धारणवाद या फिर प्रत्ययवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद किस तरह का सिद्धांत समझा गया है? यहाँ पर क्या होगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस तरह का सिद्धांत समझा गया है, इसे हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक निर्धारणवाद। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का तात्पर्य क्या है? देखिए ऑप्शंस हैं, यह मानना कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन अपने मानदंडों के संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन डी है, यह तर्क है कि संस्कृति के विभिन्न भाग एक दूसरे से संबंधित है। या फिर सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि किसी भी संस्कृति का मूल्यांकन निरपेक्ष पदों में हो सकता है। या फिर सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि विभिन्न संस्कृतियां कुछ सार्वभौमिक तत्वों में से एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पर क्या होगा? आपको बताया गया था सांस्कृतिक सापेक्षवाद निर्जाति केंद्रवाद के ठीक विपरीत है, ठीक है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या होता है? प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसके मानदंडों, उसके संस्कृति के संदर्भ में ही किया जाता है। यहाँ पर कोई भी संस्कृति अच्छी या बुरी नहीं है, सभी संस्कृतियां समान, सभी संस्कृतियों को समान माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाता है, यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? वस्त्र, प्रथा, नैतिकता, टेलीफोन, मनोवृत्तियां यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा? अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर वस्त्र और टेलीफोन होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। प्रथा, नैतिकता, मनोवृत्तियां ये सभी अभौतिक संस्कृति में आएंगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, संस्कृति सभ्यता का प्रतिवाद है, सभ्यता संस्कृति का प्रतिवाद है, संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। गलत बताना है। यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा कथन गलत है? सभ्यता संस्कृति का प्रतिवाद है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, कथनों पर विचार करना है, संस्कृति से संबंधित ही है सारे। देखिए पहला है, ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अभौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना, भौतिक का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है, ये दूसरा है। तीसरा है, भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। चौथा है, सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन ऑगबर्न ने 1925 में किया। सही बताना है। सही यहाँ पर क्या होगा? देखिए, ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से सही है। और यहाँ पर देखिए, जब भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है, तो ये जो स्थिति होती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जो भौतिक संस्कृति होती है, वह भौतिक संस्कृति से संतुलन नहीं कर पाती है, ठीक है। और ऐसी समाज में हमें क्या देखने को मिलता है? अव्यवस्था देखने को मिलती है। और यही जो अवस्था होती है, यही सामाजिक परिवर्तन का कारण भी बनती है। और यहाँ पर क्या होगा? ये फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और विलंबना, ये जो सिद्धांत है ऑगबर्न ने, ये 1922 में दिया था। 1922 में ये इनकी सोशल चेंज पुस्तक आती है, उसी में इन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया था,
चलिए अब यहाँ पर देखिए, परसंस्कृति ग्रहण की निम्न विशेषताओं पर विचार करना है। 4 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है परसंस्कृति ग्रहण एक तरफा प्रक्रिया है। दूसरा है परसंस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। तीसरा है परसंस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, बल्कि वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। चौथा है परसंस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेक्षण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। सही है, यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। देखिए प्रश्न है, संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसे कहते हैं, ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक प्राधान, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुलवाद, सांस्कृतिक विशिष्टता। क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर विकल्प होगा विकल्प बी, सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, यहाँ पर देखिए पुस्तकें हैं, प्रिमिटिव कल्चर है, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी है, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर है, कल्चर एंड सोसाइटी है। देखकर बताएं सही क्या होगा। प्रिमिटिव कल्चर किसके द्वारा दी गई है पुस्तक? ये किसकी पुस्तक है? टाइलर की पुस्तक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी की, तो ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? ये सोरोकिन की पुस्तक है। ठीक है, और पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर ये रॉबर्ट रेडफील्ड की है। कल्चर एंड सोसाइटी ये मैरल एल्ड्रिस की पुस्तक है। यहाँ पर विकल्प क्या होगा? डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किसने दी? रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, बोर्दियो, लेवी स्ट्रॉस यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। सांस्कृतिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किसने दी है? देखिए बोर्दियो ने वर्ग विश्लेषण के लिए 4 तरह की संस्कृतियों की बात की थी। यहाँ पर बोर्दियो सही होगा। एक तो इन्होंने पूंजी या फिर अगर हम कहें संपत्ति, ठीक है, 4 तरह की संपत्ति या पूंजी की बात की थी वर्ग के विश्लेषण के लिए। पहली यहाँ पर हो जाएगी आर्थिक पूंजी हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी हो जाएगी सामाजिक पूंजी। तीसरी यहां पर सांस्कृतिक पूंजी है। चौथी यहां पर प्रतीकात्मक पूंजी है। तो ये इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, विकल्प में दे दिया जाएगा, ये प्रकार दे दिए जाएंगे और उसमें से बताना होगा कि किस पूंजी की बात बोर्दियो ने की है या किस पूंजी की बात बोर्दियो द्वारा नहीं की गई है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।